प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु। जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की, तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? मंगोल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1221 से 1327 तक बहुत से आक्रमण किए। इन आक्रमणों में मिली सफलता के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किया और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक भी पहुंच गए। इन आक्रमणों में ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत ने इन आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मंगोल साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। विश्व में जूट की खेती में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं? जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भारत और बांग्लादेश में किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन और इसकी सबसे ज़्यादा खपत दोनों ही भारत में होती हैं। अगर बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी के जूट की, तो वो हमें बांग्लादेश से मिलता है। कुछ मात्रा में जूट को चीन में भी उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि चाय के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दुनिया का सबसे ज़्यादा महकने वाला फूल कौन सा है? डूरियन, ब्लैक आयरनवुड, लिली या रिफ्लेशिया? रिफ्लेशिया इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। इसके फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल के रूप में जाने जाते हैं। इन फूलों से सड़े हुए मांस की बहुत तेज गंध आती है। इस गंध से आकर्षित होकर इसके पास बहुत से जीव आते हैं, जिससे इसमें परागण होता है। क्या आपको पता है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? रवि राय, बलीराम भगत, जीवी मावलंकर, हुकम सिंह? अक्टूबर 1951 में हुए चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा की स्थापना हुई थी। उस समय इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको दादा साहेब नाम से भी जाना जाता था। पहली लोकसभा के कार्यकाल के बीच ही इनका निधन हो गया था। क्या आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का विदेशी व्यापार निम्न में से किस वंश के अधीन शीर्ष पर था? मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त? कुषाण काल में भारत के रोम और चीन से अच्छे व्यापारिक संबंध थे।
इस समय देश की समुद्री यात्रा से भी अच्छी खासी आमदनी होती थी। यही वजह है कि विदेशी व्यापार कुषाण काल के दौरान शीर्ष पर था। वैसे तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, लेकिन गुप्त काल में भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार लगभग ना के बराबर था। ईरान और बीजांतीन से होने वाले व्यापार में भी काफ़ी कमी आई थी। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासन के दौरान जारी हुए? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन 1 कृषि संबंधित गतिविधियाँ, ऑप्शन 2 विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 3 निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 4 तृतीयक सेक्टर। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि और संबंधित गतिविधियों से पैदा होते हैं। गांवों में करीब 66% और शहरों की 9% आबादी इन कामों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की करीब 48% जनसंख्या इससे जुड़ी है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से करीब 24% जनसंख्या और सर्विस क्षेत्र से करीब 26% लोग जुड़े हैं। क्या आपको पता है कि इन सभी सेक्टरों में से कौन सा सेक्टर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा या रूस? उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये झीलें हैं ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और सुपीरियर। सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा यूएसए में पड़ता है, इसलिए यहाँ यूएसए उत्तर सही है। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, पायरेनीज पर्वत या आल्प्स? कुछ सालों पहले माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन नेपाल और चीन द्वारा हुए सर्वे में इसकी ऊंचाई बढ़कर 8,886 मीटर हो चुकी है। ऊंचाई के लिहाज से समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है, लेकिन एवरेस्ट के अलावा भी हिमालय में केटू और कंचनजंगा जैसी बहुत सी चोटियां पाई जाती हैं जो दुनिया की अन्य चोटियों से ऊंची हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन 1 जोहान्सबर्ग, ऑप्शन 2 सिंगापुर, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 लंदन। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के व्यापार के लिए कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज मार्केट लंदन मेटल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। शुरुआत में यहाँ केवल कॉपर का ट्रेड होता था, लेकिन कुछ समय में ही जिंक और लेड का भी ट्रेड होने लगा। आज यहाँ पर लगभग सभी धातुओं का व्यापार होता है। क्या आपको पता है कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में सबसे नया खोजा गया अंग है? ऑप्शन 1 ट्यूबारियल ग्लैंड्स, ऑप्शन 2 इंटरस्टिशियम, ऑप्शन 3 पेटेंट फोरामेन ओवेल, ऑप्शन 4 यूरेटर। जैसे जैसे नई तकनीक का विकास होता जा रहा है, वैज्ञानिकों को कुछ सालों के अंतराल पर मानव शरीर में नए अंग भी मिलते जा रहे हैं। एक नए पीईटी स्कैन, जिसे पीएसएमए कहते हैं, की मदद से वैज्ञानिकों ने नाक और गले के मिलने वाली जगह पर ट्यूबारियल ग्लैंड्स नाम के नए अंग खोजे हैं। ये अंग एक तरह की ग्रंथियां हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। क्या आपको पता है कि मानव सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार, मालवा पठार। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है।
लद्दाख का सबसे नीचा स्थान भी समुद्र तल से 2500 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका सबसे ऊंचा स्थान सल्तोरो कांगरी की ऊंचाई 7742 मीटर है। सल्तोरो कांगरी को K10 भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि लिटिल तिब्बत नाम से किस जगह को बुलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि दुनिया गोल है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्राबो। चंद्रमा की कलाओं को देखकर सबसे पहले पाइथागोरस ने करीब 500 ईसा पूर्व में अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है। बाद में अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व में अलग अलग जगहों से अलग अलग तारामंडलों को देखकर ये पाया कि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तारामंडल भी दूर होते जाते हैं। इस निरीक्षण के आधार पर ही अरस्तु ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है। क्या आपको पता है कि सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूपर्पटी में द्रव्यमान के हिसाब से देखने पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5.5% और कैल्शियम 4% मिलता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी फसल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है? कपास, गन्ना, चावल, गेहूं। पेड़ की पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का थोड़ा हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर स्टोर किया जाता है। ऐसे पौधे या फसलें जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है उन्हें C4 पौधे बोलते हैं। ऐसे फलों में कुछ उदाहरण मक्का, बाजरा और गन्ना हैं। जिन फसलों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होती है उन्हें C3 फसलें बोला जाता है। चावल, गेहूं, कपास, सोयाबीन आदि इसके उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में प्राकृतिक रबर को 16 से ज्यादा राज्यों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। केरल अकेले ही भारत का 90% रबर उगाता है। इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु और असम आते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम द्वारा उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत रबर उत्पादन के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी राज्य में संवैधानिक शासन के फेल हो जाने पर केंद्र सरकार शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है। संविधान के इस अनुच्छेद का केंद्र की सरकारों ने बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन की तो मणिपुर पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में ये 9 बार तो बिहार और जम्मू कश्मीर के राज्यों में 8 बार लग चुका है। प्रश्न में मणिपुर नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयब-जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बाद में 1887 में
मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी को इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। तैयब जी मुंबई के पहले भारतीय बैरिस्टर और दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में भी शामिल थे। तैयब जी का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिमों को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको पता है कि कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है और प्रकृति में नहीं पाया जाता? बौना गेहूं, संकरित मक्का, ट्राइटिकेल, सोयाबीन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से नई प्रजातियां तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या होगा जब पूरी तरह अलग अलग पौधों को क्रॉस किया जाए? पोलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में अच्छी उत्पादकता के लिए गेहूं और बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता के लिए राई के पौधों को क्रॉस करके एक नई प्रजाति तैयार की। इस प्रजाति का नाम गेहूं और राई के वैज्ञानिक नामों को मिलाकर ट्राइटिकेल रखा गया। आज व्यावसायिक स्तर पर इस फसल का उत्पादन पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस, फ्रांस और रूस में किया जाता है। क्या आपको पता है मटर के पौधों का संकरण का प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले 5 सालों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। दुनिया में पिछले 5 सालों में चावल का निर्यात करीब 18% बढ़ा है। 2016 में चावल निर्यात का कुल मूल्य 20 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 में करीब 25 अरब डॉलर तक जा चुका है। दुनिया का करीब 75% निर्यात किए जाने वाला चावल एशिया में उगाया जाता है। इसके बाद 9% के साथ यूरोप और 8% के साथ उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। अगर बात करें देशों की, तो भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और वियतनाम दुनिया का 71% चावल निर्यात करते हैं। इनमें भी भारत अकेले ही दुनिया का 32% यानी कुल 8 अरब डॉलर मूल्य का चावल दूसरे देशों को बेचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है कि भारत में चावल सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। साहित्य में उल्लिखित शिव का प्राचीनतम रूप कौन सा रहा है? पाशुपत, रुद्र, मुरुगन, महादेव। ऐसा माना जाता है कि शिव की उत्पत्ति आदिवासीय विचारों से हुई है। आज हमें शिव का जो रूप दिखता है वो अलग अलग आदिवासीय और गैर आदिवासीय विचारों के मिलने से बना है। इन विचारों में से एक वैदिक विचार भी है, जिसमें रुद्र को आंधी तूफान के देवता के तौर पर पूजा जाता था। रुद्र का यही रूप साहित्य में उल्लिखित प्राचीनतम रूप है। वैसे भीमबेटका की पहाड़ियों में शिव को त्रिशूल और नंदी के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ध्यान लगाए हुए आदि योगी की मुहर शिव के कुछ प्राचीन रूपों के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या निम्न में से किससे मिलती है? उपनिषद में, भागवत पुराण में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन के विकसित हो जाने के बाद लगभग ईसा से 4 शताब्दी पहले भागवत मत का उत्थान चालू हुआ। वेदों और उपनिषदों की रचना इससे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमें भागवत मत के बारे में इन ग्रंथों से कुछ खास नहीं मिलता। बाद की पहली शताब्दी में व्यास द्वारा लिखी गई 700 श्लोकों की भगवद गीता से हमें भागवत मत के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये भागवत मत से संबंधित प्राचीनतम पुस्तकों में से है। अगर बात करें भगवत पुराण की, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई मानी जाती है। इसमें कुल 12 किताबें हैं और 16 से 18,000 के बीच श्लोक हैं। क्या आपको पता है कि भागवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीता उपलब्ध हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से क्या है? दिव्यावदान, महामवासा, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। महामवासा श्रीलंका से संबंधित पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दिव्यावदान की रचना 2री शताब्दी में हुई। इसमें बुद्ध की कहानियां दी हुई हैं। धम्मपद में बुद्ध के द्वारा बोले गए श्लोकों का संग्रह है। इसमें बुद्ध की शिक्षा को सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से मानी जाती है।
बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत 3 पिटक हैं जिनको पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में 10,000 से ज़्यादा सूत्र दिए हैं जो बुद्ध और उनके साथियों से संबंधित हैं। इसमें बुद्ध की मौत के तुरंत बाद हुए पहले बौद्ध परिषद का जिक्र भी है। क्या आपको पता है कि पहले बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किस बौद्ध गुरु के द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में बताएं।